नमस्कार बच्चों। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और जो क्वेश्चंस होने वाले हैं ये सीटेट एग्जाम के लिए होंगे और जितने भी आपके यूपी टेट जितने भी स्टेट टीईटीज एग्जाम होते हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं ये चाइल्ड पेडागोजी के हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 30 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे और ये वही क्वेश्चन है जो पहले एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो पहले क्वेश्चन में कहा गया आफ्टर गेटिंग हर्ट ड्यूरिंग अ प्ले। तो देखिए खेल खेलते समय खेल के दौरान क्या हुआ, एक बच्चा जो है, जो रोहन है, वो रोने लग गया। जब उसको चोट लगी तो रोने लग गया। सीइंग दिस हिज फादर रिस्पॉन्डेड डोंट बिहेव लाइक गर्ल्स। तो उसके पापा ने क्या रिस्पॉन्ड किया, जो उसके पापा ने देखा तो उसने कहा कि लड़कियों की तरह मत रो। दिस स्टेटमेंट बाय फादर। अब देखिए जो स्टेटमेंट है फादर का ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है पहला ऑप्शन दिया है रिफ्लेक्ट्स जेंडर स्टीरियोटाइप, दूसरा दिया है चैलेंजेस जेंडर स्टीरियोटाइप, थर्ड दिया है रिड्यूसेस जेंडर बायस और फोर्थ दिया है प्रमोट जेंडर इक्वालिटी। तो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सही है क्योंकि आप देख सकते हैं मतलब उनके अंदर एक पहले से भावना बसी हुई है कि जो लड़कियां हैं वो रोती हैं चोट लगने पे और लड़के नहीं रोते हैं, तो इसी को कहते हैं जेंडर स्टीरियोटाइप। ठीक है। हिंदी में अगर देखा जाए तो इसका आंसर क्या है, लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है ये। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कहा गया है इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम। तो देखिए अगर कोई प्रोग्रेसिव क्लासरूम है तो उसमें क्या होगा, अ टीचर शुड फॉलो अ फिक्स्ड करिकुलम, गलत है। द एम्फेसिस शुड बी ऑन कंपटीशन अमंग स्टूडेंट्स। देखिए एम्फेसिस किस पे होना चाहिए, कंपटीशन पे होना चाहिए स्टूडेंट्स में, तो ये भी गलत है। थर्ड में कहा गया एम्पल अपॉर्चुनिटी शुड बी प्रोवाइडेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। देखिए ये मेन फोकस होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी टीचर प्रोवाइड करे जिससे जो क्लासरूम है उसमें एक कंस्ट्रक्टिव बिहेव मतलब ये कह सकते हैं माहौल बना रहे और नॉलेज ऑब्टेन करने की कैपेसिटी वहाँ पर लोगों में ज़्यादा बनी रहे बच्चों में। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में कहा गया है आफ्टर ऑब्जर्विंग दैट स्टूडेंट्स आर स्ट्रगलिंग टू प्रोसीड फर्दर ऑन एन ऑनगोइंग एक्टिविटी। तो देखिए कोई एक्टिविटी चल रही थी तो वहाँ पर क्या बात करी गई, अ टीचर डिसाइड्स टू प्रोवाइड्स क्यूज एंड हिंट्स। तो देखिए टीचर ने क्या किया, क्लूज दिए, हिंट्स दिए इन द फॉर्म ऑफ व्हाट वाई एंड हाउ। तो व्हाट वाई और हाउ के फॉर्म में उन्होंने क्लूज दिए, हिंट्स दिए क्वेश्चन को करने के लिए। अकॉर्डिंग टू ये जो लेव गॉट्स्की जो थ्योरी है इसके हिसाब से बताना है दिस स्ट्रेटजी ऑफ टीचर विल। तो ये देखिए जो स्ट्रेटजी है टीचर की ये क्या करेगी। ठीक है। तो डीमोटिवेट द चिल्ड्रन टू लर्न, गलत है, डीमोटिवेट नहीं करेगी। एक्ट एज स्कैफोल्ड फॉर लर्निंग, तो ये चीज़ आपकी सही है। ठीक है। तो किस तरीके से एक्ट करेगी, तो स्कैफोल्ड की तरह एक्ट करेगी। ठीक है। मतलब एक पहाड़ जो होता है, स्कैफोल्ड मतलब पहाड़ हो गया, आधारभूत संरचना का काम करेगी। तो इसमें जो सेकंड ऑप्शन है वो सही है, अधिगम के लिए पहाड़ आधारभूत संरचना का ये काम करेगी। ठीक है। जब कोई हिंट दे दी जाती है क्या क्यों कैसे करके, तो उसमें होता क्या है कि वो एक जो हिंट दी गई है वो उसके लिए एक पाड़ का या आधारभूत संरचना का वो काम करती है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन कंटेक्स्ट ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन। तो देखिए जब सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन जो होता है, जिसको हिंदी में अगर देखा जाए तो बच्चों का समाजीकरण जिसको कहते हैं, तो इससे रिलेटेड कौन सी बात यहाँ पर सही है ये आपको इसमें बताना है। तो पहला कहा गया स्कूल इज अ सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंट एंड फैमिली इज प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंट। तो देखिए बहुत सिंपल सी बात कही है कि जो विद्यालय है वो तो समाजीकरण करता है लेकिन वो सेकेंडरी है, सेकेंडरी कारक है या ये कह सकते हैं द्वितीयक कारक है। लेकिन जो परिवार होता है, जो फैमिली होती है, वो प्राइमरी एजेंट होती है, प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंट होती है। यही आपका सही है। तो याद रखिएगा प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंट जो होती है बच्चों के केस में वो कौन होता है, तो वो फैमिली होती है। और सेकेंडरी कौन होता है, सेकेंडरी होता है स्कूल। नेक्स्ट पे आते हैं। इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए। फिफ्थ क्वेश्चन में कहा गया द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस एम्फसाइजेस दैट। अब देखिए जो मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी है ये किस चीज पे एम्फसाइज करती है ये आपको बताना है, जिसको मल्टीपल इंटेलिजेंस को अगर हिंदी में देखा जाए तो बहुबुद्धि का सिद्धांत कहते हैं। तो ये पूछा गया किस पे जोर देता है। पहला कहा गया आईक्यू कैन बी मेजर्ड ओनली ऑन ऑब्जेक्टिव टेस्ट। तो क्या आईक्यू जो है उसको केवल वास्तुनिष्ठ परीक्षणों से ही नापा जा सकता है, तो ये चीज गलत है। सेकंड कहा गया इंटेलिजेंस इज वन डोमेन इंश्योर्स इन वन डोमेन इंश्योर्स इंटेलिजेंस इन ऑल अदर डोमेन्स। तो ये भी गलत है कि अगर मान लीजिए कोई भी बच्चा है उसका उसका इंटेलिजेंस नापना है तो अगर एक चीज में वो बहुत अच्छा है तो क्या वो बाकी चीजों में भी बहुत अच्छा होगा, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है। ठीक है। थर्ड में कहा गया देयर आर सेवरल फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंसेस, ये चीज सही है। तो ये क्या कहता है, मल्टीपल इंटेलिजेंस एम्फसाइज करता है कि इंटेलिजेंस के भी, बुद्धिमत्ता के भी कई दशाएं होती हैं या ये कह सकते हैं कई सारे फॉर्म्स होते हैं। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। तो लॉरेंस कोलबर्ग की बात यहाँ पर करी गई है। तो लॉरेंस कोलबर्ग की जो थ्योरी है
उसमें कहा गया है परफॉर्मिंग एन एक्ट एंड डूइंग समथिंग बिकॉज अदर अप्रूव्स इट। तो देखिए कोई भी काम करना और इसलिए करना क्योंकि दूसरा उसको अप्रूव कर रहा है, ठीक है, कि क्या रिप्रेजेंट करता है, ये यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो रिप्रेजेंट डैश स्टेज ऑफ मोरालिटी, तो मोरालिटी की या कहा जाए नैतिक विकास के कौन से चरण को दर्शाता है, ये चीज यहाँ पर आपको बतानी है। तो इसको प्री कन्वेंशनल नहीं कहेंगे, इसको कन्वेंशनल स्टेज कहेंगे, ठीक है। तो इट रिप्रेजेंट्स कन्वेंशनल स्टेज ऑफ मोरालिटी, मतलब प्रथागत स्टेज को ये दर्शाता है। नेक्स्ट पे आते हैं, 7वां क्वेश्चन देखेंगे। अब यहाँ पर देखिए फिर वही सेम आ गए फिलोसफर। तो यहाँ पर लेव गॉट्स्की के बारे में बात करी गई है। सोशल कल्चरल पर्सपेक्टिव ऑफ लर्निंग एम्फसाइजेस इम्पोर्टेंस ऑफ डैश इन द लर्निंग प्रोसेस। तो देखिए यहाँ पर बात जो करी गई है, गॉट्स्की की बात जो करी गई है, उनका कहा गया है इनका जो सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य है, ठीक है, अधिगम प्रक्रिया में डैश के महत्व पर जोर देता है। तो किसके महत्व पर जोर देता है आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो कल्चर, अब क्योंकि देखिए सोशल कल्चरल पर्सपेक्टिव की बात करी गई है, तो ये किस टूल पे जोर देगा, तो कल्चरल टूल पे या सांस्कृतिक उपकरणों पे जोर देता है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पर आते हैं, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें कहा गया इन हिज थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अब देखिए उसी उन्हीं की थ्योरी की बात करी गई है। यहाँ पर जो थ्योरी दी गई है वो उनकी भी नहीं, यहाँ पर जीन पियाजेट की थ्योरी दी गई है, पियाजे की थ्योरी दी गई है, जीन पियाजे की। अब इनकी जो थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, उसमें क्या बताया गया है, एक्सप्लेन्स कॉग्निटिव स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट को अगर देखा जाए तो उसको संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। तो इसमें जो मतलब कॉग्निटिव स्ट्रक्चर है वो किसके टर्म्स में एक्सप्लेन किया गया है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो पहला दिया गया है साइकोलॉजिकल टूल्स, दूसरा दिया गया है स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन, तीसरा दिया है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट और चौथा दिया गया है शिमाज। तो यहाँ पे जो स्कीमा है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। तो स्कीमा से रिलेटेड या मनोबंध से रिलेटेड जो है वो इसका आंसर सही है। नेक्स्ट पे आते हैं, 9th क्वेश्चन देखिए। 9th क्वेश्चन में कहा गया प्री ऑपरेशनल स्टेज इन जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैरेक्टराइजेस। तो देखिए जो जीन पियाजे की थ्योरी है, कौन सी थ्योरी है, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के में विकास का मुख्य गुण क्या होता है, ये चीज यहाँ पर पूछी गई है। तो इसमें अगर देखा जाए तो सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सेंट्रेशन इन थॉट, ठीक है। तो जो विचार होता है, जो सोच होता है, उसमें केंद्रीकरण होना चाहिए। तो ये चीज इसका सही आंसर हो जाएगा। 10th पे आएंगे। 10th क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन कंटेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट से रिलेटेड आपको बताना है यहाँ पर कौन सी बात सही है। डेवलपमेंट को हिंदी में विकास कहते हैं, तो विकास से रिलेटेड कौन सी बात यहाँ पर सही है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो पहला दिया गया डेवलपमेंट है सेम रेट ऑफ ग्रोथ अक्रॉस द कल्चर्स ऑफ एवरीवन, गलत है, ठीक है। इसका मतलब ये कहा गया कि जो विकास की दर है सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है, तो नहीं हो सकती है। नेक्स्ट में कहा गया है डेवलपमेंट अकर्स ओनली थ्रू लर्निंग दैट टेक्स प्लेस इन स्कूल। तो क्या डेवलपमेंट केवल स्कूल की लर्निंग से होता है, ये भी बिल्कुल गलत है। थर्ड में कहा गया डेवलपमेंट अकर्स ओनली ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चाइल्डहुड। तो क्या डेवलपमेंट केवल चाइल्डहुड में होता है, उसके बाद कोई डेवलपमेंट ही नहीं होता है, तो ये भी गलत है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। वो क्या कह रहा है, डेवलपमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल, तो बहुआयामी होता है, ये इसका आंसर सही है। तो 10th में 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11th पे आते हैं। 11th क्वेश्चन में कहा गया सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट एमंग चिल्ड्रन फ्रॉम बर्थ टू एडोलेसेंसेस। तो देखिए जो सीक्वेंस होता है डेवलपमेंट का वो किस तरीके से होता है, ये आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो सीक्वेंस बताना है डेवलपमेंट का, जब बच्चा पैदा होता है, जब उसका बर्थ होता है, और एडोलेसेंस मतलब जब वो वयस्क होने वाला होता है, या कह सकते हैं एडोलेसेंट स्टेज पे पहुंच जाता है। तो उस केस में अगर देखा जाए तो बच्चे का विकास किस तरीके से होता है, ये आपको यहाँ पर बताना है, क्या क्या प्रोसेस होता है। तो पहला सेंसेस डेवलप होते हैं, मतलब सेंसेस का विकास होता है। दूसरा कॉन्क्रीट विकास होता है, मूर्त जिसको कहते हैं, और लास्ट में होता है अमूर्त मतलब एब्स्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, 12th क्वेश्चन को देखेंगे। 12th क्वेश्चन में कहा गया इंडिविजुअल डिफरेंसेस इज अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम शुड बी ट्रीटेड एज। देखिए कोई भी इंडिविजुअल डिफरेंस होता है प्रोग्रेसिव क्लासरूम में, उसको किस तरीके से ट्रीट करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो पहला कहा गया जो इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं, जैसे अलग अलग बच्चा अलग अलग तरीके का होता है, तो इसी को इंडिविजुअल डिफरेंस कहा जाता है, ठीक है। तो एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए, ठीक है। तो हिंड्रेंस टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है, निगेटिव स्टेटमेंट है। फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ टीचर, ये भी गलत है।
क्राइटेरिया फॉर मेकिंग अ एबिलिटी बेस्ड ग्रुप, तो ये ऐसा नहीं है कि एबिलिटी बेस्ड ग्रुप आपने बना दिया इसके लिए, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन दिया गया है इंपॉर्टेंट फॉर प्लानिंग ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ये बिल्कुल सही है। अगर मान लीजिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं बच्चों में, कुछ बच्चे तेज हैं, कुछ बच्चे कमजोर हैं, तो टीचर का ये दायित्व बनता है कि वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए पहले से ही प्लानिंग करके जाए, ठीक है। तो इसमें ये ऑप्शन सही हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम, तो देखिए एक इंक्लूसिव क्लासरूम की बात करी गई है। एम्फेसिस शुड बी ऑन, अब देखिए एम्फेसाइज किस पे करना चाहिए इंक्लूसिव क्लासरूम में। परफॉर्मेंस एंड ओरिएंटेड गोल बिल्कुल गलत है। अनडिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, ये भी बिल्कुल गलत है। सेग्रीगेशन ऑफ स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन द सोशल आइडेंटिटी, तो क्या इसके हिसाब से अलगाव कर देना चाहिए, सेग्रीगेट कर देना चाहिए, भी बिल्कुल गलत है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा था, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज एमिंग एट मैक्सिमाइजिंग पोटेंशियल ऑफ इंडिविजुअल चिल्ड्रन, ये बिल्कुल सही है। देखिए पॉजिटिव स्टेटमेंट भी है और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यहाँ पर बिल्कुल सही बात कही गई है कि अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए बच्चों को, जिससे उनका पोटेंशियल जो है, ठीक है, हर एक बच्चे का जो पोटेंशियल है वो मैक्सिमाइज हो सके, सबसे बढ़ सके। नेक्स्ट पे आते हैं, 14th क्वेश्चन में कहा गया अकॉर्डिंग टू राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016, तो 2016 का जो राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट है उसके हिसाब से बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज अप्रोप्रिएट टू यूज, तो कौन सा ऐसा टर्म है जिसको मतलब जो सही है यूज करने के लिए। तो पहला कहा गया है रिटार्डेड स्टूडेंट, तो क्या रिटार्डेड स्टूडेंट यूज कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड ऑप्शन दिया गया है हैंडीकैप्ड स्टूडेंट, थर्ड ऑप्शन दिया है स्टूडेंट विद फिजिकल डिसेबिलिटी, और चौथा दिया गया है क्या, स्टूडेंट विद क्रिपल्ड बॉडी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो सही ऑप्शन क्या है, तो सही ऑप्शन अगर इसमें देखेंगे तो स्टूडेंट विद फिजिकल डिसेबिलिटी जो है वो इसमें सही ऑप्शन होगा। ना रिटार्डेड स्टूडेंट आप उसको बोल सकते हैं, ना हैंडीकैप्ड बोल सकते हैं, ना स्टूडेंट विद क्रिपल्ड बॉडी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, शारीरिक दिव्यांगता है, ठीक है। पहले क्या होता था, पहले इसको दिव्यांग नहीं बोलते थे, पहले इसको दूसरी तरीके से नाम दिया जाता था, जैसे इसको विकलांग बोला जाता था, मंदित छात्र बोला जाता था, अशक्त छात्र बोला जाता था, लेकिन अब उसका नाम दे दिया गया दिव्यांग है वो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो थर्ड ऑप्शन जो है वो इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, 15 क्वेश्चन को देखेंगे। इन ऑर्डर टू एड्रेस द नीड ऑफ स्टूडेंट्स, देखिए अगर आपको नीड ऑफ स्टूडेंट जो भी बच्चों की जरूरत होती है उसको संबोधित करना है, तो एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए, मतलब एक टीचर को क्या नहीं करना चाहिए, चीज यहाँ पर पूछी गई है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है यूज मल्टी, क्या नहीं करना चाहिए है, याद रखिएगा। तो पहला दिया गया है मल्टी ऑडियो विजुअल एड्स, तो इसको यूज करना चाहिए। कंस्ट्रक्टिव पेडागोजिकल अप्रोचेस, ये भी यूज करना चाहिए, ठीक है। संरचनात्मक जो संरचना होती है, तो संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल करना चाहिए। थोड़ा सा हिंदी हमारी कमजोर रहती है तो इंग्लिश में ही पढ़े, ज्यादा अच्छा है। डू इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लानिंग, ये भी करनी चाहिए। यहाँ पर जो फोर्थ ऑप्शन है वो नहीं करना चाहिए, उसमें क्या कहा गया है, प्रैक्टिस रिजिड स्ट्रक्चर। देखिए रिजिड का मतलब ये है कि अगर आपने ये चीज सोच ली है कि इस बच्चे को ये पढ़ा के रहना है, तो अगर मान लो नहीं पढ़ना चाह रहा है, उसको नहीं समझ में आ रहा है, तो उसी तरीके से उसको ना पढ़ाइए, दूसरी तरीके से उसको पढ़ाइए, तो रिजिड नहीं होना चाहिए। तो रिजिड स्ट्रक्चर्स को नहीं यूज करना चाहिए असेसमेंट और पेडागोजी में, ठीक है। तो यहाँ पर जो फोर्थ ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, ये चीज नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं, डैश इज प्राइमरी आइडेंटिफाइंग फीचर ऑफ क्रिएटिविटी। तो देखिए जो प्राइमरी आइडेंटिफाइंग फीचर होता है क्रिएटिविटी का, या अगर इसको देखा जाए तो सर्जनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है, ठीक है। तो पहला लो कॉम्प्रिहेंशन, तो देखिए अगर कोई बच्चा है ऐसा जिसके अंदर क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा है, तो उस बच्चे के अंदर की पहचान क्या होगी, बच्चे कैसे पहचानेगा कि उसके अंदर ऐसा हो सकता है। तो लो कॉम्प्रिहेंशन होगा, ऐसा कुछ नहीं है। उसकी डाइवर्जेंट थिंकिंग होगी, ये इसका आंसर बिल्कुल सही है कि उसकी जो थिंकिंग होती है, जो उसकी सोच होती है, वो बहुत ज्यादा होती है, मतलब बढ़ी हुई सोच होती है, फैली हुई सोच होती है, ठीक है। तो उसकी जो थिंकिंग होगी वो डाइवर्जेंट थिंकिंग होगी। नेक्स्ट पे आते हैं, इन ऑर्डर टू एड्रेस लर्नर्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड्स। देखिए अगर आपको एड्रेस करना है लर्नर्स को जो अलग अलग डाइवर्स बैकग्राउंड से आ रहे हैं, मतलब अलग अलग बैकग्राउंड से आ रहे हैं, तो टीचर को क्या करना चाहिए। तो पहला ऑप्शन दिया अवॉइड टॉकिंग अबाउट, तो देखिए यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए नहीं पूछा गया है। तो अवॉइड टॉकिंग अबाउट एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू डाइवर्सिटी, तो ये गलत है। सेकंड कहा गया ड्रॉ एग्जांपल फ्रॉम डाइवर्स सेटिंग्स, तो ये एग्जांपल सेट करने चाहिए, ठीक है, विविध विन्यासों के उदाहरण लेने चाहिए, तो ये आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पर 17th में जो बी ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा। यूज स्टैंडर्डाइज असेसमेंट फॉर ऑल, ये भी गलत है। यूज स्टेटमेंट दैट स्ट्रेंथन निगेटिव, ये भी गलत है, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए क्या कहा गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज कैन बी फैसिलिटेटेड बाय। अब देखिए जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज होती हैं, इसको अगर हिंदी में देखें तो समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार
सुसाध्य किया जा सकता है। सुसाध्य मतलब फैसिलिटेट किया जा सकता है, आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है? तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ को कैसे फैसिलिटेट कर सकते हैं, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो पहला दिया गया फोकसिंग ऑन ड्रिल एंड प्रैक्टिस, तो गलत है। इनकरेजिंग फिक्स्ड प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम, देखिए फिक्स्ड फिर से आ गया, मतलब रिजिड प्रोसेस यूज़ करना है, तो ये भी गलत है। इनकरेजिंग यूज़ ऑफ एनालॉजीज़, तो ये एनालॉजी जो है, ये बहुत अच्छी चीज़ होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, तो इसका यूज़ करना चाहिए। ठीक है? तो समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है? तो ये चीज़ याद रखिएगा, थर्ड ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं, मोटिवेशन टू लर्न कैन बी सस्टेन्ड बाय। अब देखिए लर्निंग के लिए जो मोटिवेशन है उसको कैसे सस्टेन किया जा सकता है, तो चाइल्ड को पुश करके, पहला ऑप्शन दिया गया है जो कि बिल्कुल ही गलत है। फोकसिंग ऑन मास्टरी ओरिएंटेड गोल्स, तो देखिए यहाँ पर अगर बी ऑप्शन देखा जाए तो ये सही है कि मास्टरी ओरिएंटेड गोल जो होते हैं उनको फोकस करके हम लोग बच्चों को मतलब याद करना, या कह सकते हैं लर्निंग को सस्टेन कर सकते हैं। ठीक है? मोटिवेशन, बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं, कहे हैं कि मोटिवेशन टू लर्न बच्चों को प्रोवाइड कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन में कहा गया शेम क्या होता है। ठीक है? शेम के बारे में पूछा गया, व्हाट इज शेम, शर्मिंदगी जिसको कहते हैं हिंदी में, तो इसके बारे में पूछा गया ये क्या है। तो पहला कहा गया इट हैज नो रिलेशन टू कॉग्निशन, तो कॉग्निशन से क्या कोई रिलेशन नहीं होता है, तो गलत है। सेकंड कहा गया कैन हैव निगेटिव इम्पैक्ट ऑन कॉग्निशन, तो ये आपका ऑप्शन सही है। जो शेम होता है उसका निगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है किस पे, कॉग्निशन पे। ठीक है? और कॉग्निशन का मतलब होता है संज्ञान। ठीक है? नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 है। 21 में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इफेक्टिव मोड ऑफ टीचिंग लर्निंग, तो सबसे अच्छा मोड अगर देखा जाए पढ़ाने और सीखने और पढ़ने का, या अध्यापन और अधिगम का जो सबसे अच्छा मोड है वो क्या होता है। ठीक है? तो टीचिंग लर्निंग का सबसे अच्छा मोड क्या है, तो रोट मेमोराइजेशन ऑफ कंटेंट, तो रोट लर्निंग तो बिल्कुल ही खराब चीज़ है। सेकंड कहा गया एक्सप्लोरेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द कॉन्सेप्ट्स, ये आपका सही है कि जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसको एक्सप्लोर करना, उसको रिलेशनशिप में कन्वर्ट करना, कई सारे रिलेशनशिप उसमें बताना, तो ये आपका सही है। ऑब्जर्वेशन विदाउट एनालिसिस भी गलत है, इमिटेशन रिपिटेशन भी गलत है, तो यहाँ पर सेकंड सही हो जाएगा, संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। ठीक है? नेक्स्ट पे आते हैं, टीचर शुड एनालाइज द वेरियस एरर्स मेड बाय स्टूडेंट ऑन अ गिवन टास्क बिकॉज, तो देखिए टीचर को ये एनालाइज करना जरूरी है कि जो बच्चा एरर बना रहा है, एरर जो उससे हो रही है वो क्या है। ठीक है? एनालाइज, उसको एनालाइज करना जरूरी है। वेरियस एरर मेड बाय द गिवन टास्क, तो अगर मान ली कोई टास्क दिया गया तो बच्चा जो एरर कर रहा है, जो बार बार गलतियां कर रहा है, वो क्यों कर रहा है। ठीक है? तो वही चीज बोली गई है हिंदी में भी, एक अध्यापिका या अध्यापक को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि अब क्यों विश्लेषण करना चाहिए, क्यों इसमें एनालाइज करना चाहिए बच्चों की गलतियों को, ये यहाँ पर आपको बताना है। तो पहला दिया गया शी कैन डिसाइड डिग्री ऑफ पनिशमेंट अकॉर्डिंगली, देखिए कितना गलत स्टेटमेंट दिया गया, मतलब बच्चों को पनिश कर डालो, ये तो बिल्कुल ही गलत है। सेकंड कहा गया अंडरस्टैंडिंग ऑफ एरर्स आर मीनिंगफुल इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, तो ये बिल्कुल सही है कि देखिए जब आपको बच्चों की गलतियां पता होंगी तभी आप बच्चों को पढ़ा सकते हो, उस पर ज्यादा फोकस कर सकते हो जिस पे बच्चों की गलतियां हो रही हैं, तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। 23 में कहा गया इट इज डिफिकल्ट फॉर चिल्ड्रन टू लर्न व्हेन, अब देखिए बच्चों के लिए पढ़ना कब कठिन होता है, पढ़ाई लिखाई ये कह सकते हैं कि बच्चों को सीखना कब कठिन होता है। तो यहाँ पर अगर पहला ऑप्शन देखें, पहले ऑप्शन में कहा गया इन्फॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड इन डिसकनेक्टेड चंक्स, तो ये आपका बिल्कुल सही है। देखिए अगर आप इन्फॉर्मेशन को बस ऐसे ही हवा में बताए पड़े हो, कोई आपका कोई कनेक्शन नहीं है, या उस इन्फॉर्मेशन को आप रियल लाइफ से या प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो बच्चा उसको सीख नहीं पाएगा, तो यही जो ऑप्शन है इसका सही हो जाएगा। दे आर इंटेंसिकली मोटिवेटेड, तो मोटिवेशन तो जरूरी है, तो होना ही चाहिए। लर्निंग इज सोशली कॉन्टेक्सचुअलाइज, ये भी होना चाहिए। कंटेंट इज रिप्रेजेंटेड थ्रू मल्टीपल ईयर्स, ये भी आपका सही है, लेकिन क्या इसमें मतलब क्यों नहीं सीख पा रहा है, क्योंकि सूचना जो है वो अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जा रही है। ठीक है? नेक्स्ट पे आते हैं बेस्ट स्टेट ऑफ लर्निंग इज, तो देखिए बेस्ट स्टेट जो लर्निंग की होती है, मतलब सीखने की जो सबसे अच्छी स्टेज होती है वो क्या होती है। हाई अराउजल हाई फियर, मतलब बहुत ज्यादा उत्तेजना होनी चाहिए, बहुत ज्यादा भय होना चाहिए, बिल्कुल ही गलत है। नेक्स्ट में कहा गया लो अराउजल, मतलब उत्तेजना तो कम हो लेकिन डर ज्यादा हो, ये भी गलत है। अब यहाँ पर देखिए कहा गया है फियर बिल्कुल भी ना चाहिए, तो बिल्कुल सही है कि डर नहीं होना चाहिए बिल्कुल बच्चों के अंदर, और साथ ही साथ अराउजल हो लेकिन बहुत ज्यादा भी ना हो, बहुत कम भी ना हो, मतलब मॉडरेट हो, यहाँ तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू ऑफ लर्निंग सजेस्ट दैट द चिल्ड्रन डैश कंस्ट्रक्शन ऑफ देयर ओन नॉलेज, देखिए तो यहाँ पर एक बात करी गई है कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू जो है, इसको अधिगम का संरचनात्मक जो विचार है, क्या सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में क्या है। ठीक है? तो सजेस्ट दैट चिल्ड्रन डैश कंस्ट्रक्शन ऑफ देयर नॉलेज, तो चिल्ड्रन
का जो भी बच्चों के अंदर जो नॉलेज डेवलप होती है, उसका कंस्ट्रक्शन किस तरीके से होता है, ये आपको यहाँ पर थोड़ा-सा बताना है। तो पहला दिया गया हैव नो रोल टू प्ले इन तो क्या बच्चों का कोई रोल नहीं होता है कि उनकी नॉलेज में डेवलप हो? तो बिल्कुल गलत है। दे आर सोली डिपेंडेंट ऑन द एडल्ट्स तो क्या बच्चे जो हैं वो केवल एडल्ट पे डिपेंडेंट होते हैं कि उनको नॉलेज तभी आएगी जब एडल्ट्स उनको बताएँगे? ऐसा भी गलत है। बच्चों का रोल बहुत बड़ा होता है नॉलेज को डेवलप करने में, एक नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने में। तो यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन है वो सही हो जाएगा कि बच्चा का जो रोल है वो एक्टिव रोल है। कैसा रोल है? एक्टिव रोल है नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने में। 26 पे आते हैं। 26 में कहा गया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बिलीफ इज़ गुड फॉर लर्निंग। देखिए इनमें से ऐसा कौन-सा बिलीफ है जो सीखने के लिए या ये कहा जाए कि अधिगम के लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त है, ठीक है? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिलीफ जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको यहाँ पर बताना है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है एबिलिटी जो है वो इम्प्रूवेबल है, मतलब एबिलिटी को इम्प्रूव किया जा सकता है, पहला कहा गया है। यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है? तो एबिलिटी इम्प्रूवेबल होती है, ये आपका ऑप्शन सही है, ठीक है? नेक्स्ट पे आते हैं 27th क्वेश्चन को देखेंगे। 27th क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया। 27th क्वेश्चन में कहा गया है 27th क्वेश्चन कह रहा है conceptual understanding among student is likely to improve in this setting which emphasize on ठीक है। अब देखिए आपको बताना है conceptualized understanding among student तो देखिए स्टूडेंट के बीच में जो conceptualized understanding होती है बच्चों के बीच में is likely to improve in settings which emphasize on तो देखिए ये बच्चों की समझ को इम्प्रूव करती है और ये किस पे एम्फेसाइज करती है तो जो कॉन्सेप्चुअलाइज्ड अंडरस्टैंडिंग है इसका एम्फेसिस किस पे होता है तो कॉन्सेप्चुअलाइज्ड अंडरस्टैंडिंग का एम्फेसिस का कंपटीशन पे होता है गलत है टेक्स्ट बुक सेंट्रिक पेडागोजी पे होगा बिल्कुल गलत है फ्रीक्वेंट एग्जामिनेशन पे भी नहीं होता इंक्वायरी एंड डायलॉग पे होता है अन्वेषण और संवाद पे होता है किसका निम्नलिखित में कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्प संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है। तो संकल्पनात्मक की बात करी गई है, तो ऐसी जो समझ होती है वो किससे बढ़ती है? इंक्वायरी और डायलॉग से बढ़ती है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं 28th क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें कहा गया ड्यूरिंग ए टास्क तो देखिए एक टास्क है उसमें क्या है? साइना इज टॉकिंग अबाउट हरसेल्फ अबाउट द वे शी कैन प्रोसीड ऑन द टास्क। तो देखिए साइना जो है वो अपने आप से ही बात कर रही है और क्या बात कर रही है कि वो कैसे उस टास्क में आगे बढ़ सकती है। अकॉर्डिंग टू लेव गॉट्स्की तो लेव गॉट्स्की के बारे में बात करी गई है। आइडियाज ऑफ लैंग्वेज एंड थॉट तो इनका जो आइडियाज है लैंग्वेज और थॉट का दिस काइंड ऑफ प्राइवेट स्पीच इज अ साइन ऑफ तो ये जो प्राइवेट स्पीच में मतलब आपस में ही लोग बात करते रहते हैं शीशे के सामने खड़े होके तो ये जो प्राइवेट स्पीच होती है ये किसका साइन है तो पहला दिया गया कॉग्निटिव इमेच्योरिटी है संज्ञानात्मक पक्वता है ये बोला गया सेकंड में कहा गया सेल्फ रेगुलेशन है थर्ड ईगो सेंट्रिज्म है और फोर्थ दिया है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर तो देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है तो इसमें सेल्फ रेगुलेशन इज द करेक्ट आंसर स्वनियमन का ये एग्जाम्पल है ईगो सेंट्रिज्म तो बिल्कुल ही गलत है मतलब आत्म केंद्रितता तो बिल्कुल भी नहीं है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर तो बिल्कुल भी नहीं है पागल हो थोड़ी ना है कि अपने आप में बात कर रही है अपने आप में बात कर रही है क्योंकि उसके अंदर दिमाग ज्यादा आ गया है सेल्फ रेगुलेशन है वो अपने आप से ही बात करके अपनी चीजों को समझ जाती है नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में कहा गया इवैल्यूएशन प्रैक्टिसेस शुड एम एट तो देखिए इवैल्यूएशन प्रैक्टिसेस जो है वो कैसी होनी चाहिए या हिंदी में अगर देखा जाए तो मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य क्या होना चाहिए मतलब इनका लक्ष्य क्या होना चाहिए इनका एम क्या होना चाहिए ठीक है पहला दिया लेबलिंग ऑफ स्टूडेंट बिल्कुल गलत है सिग्रीगेशन ऑफ स्टूडेंट्स फॉर एबिलिटी बेस्ड ग्रुप बिल्कुल गलत है आइडेंटिफाइंग स्टूडेंट्स नीड एंड रिक्वायरमेंट ये बिल्कुल सही है ठीक है देखिए पॉजिटिव स्टेटमेंट और इसमें क्या कहा गया है कि जो एग्जाम होने चाहिए जो इवैल्यूएशन होने चाहिए वो इसलिए होने चाहिए जिससे हम लोग को ये पता चले कि स्टूडेंट्स की नीड क्या है और स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट क्या है नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 30th देखेंगे इसमें कहा गया इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन कैन बी एट्रीब्यूटेड टू तो देखिए जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं बच्चों में ठीक है वो मतलब किस तरीके से वो क्या एट्रीब्यूट करते हैं वो ये आपको यहाँ पर बताना है तो देखिए बहुत सिंपल सा अगर इसको हिंदी में देखा जाए तो हिंदी में कहा गया है बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ठीक है बच्चों के विकास में आपको पता होगा कोई बहुत जल्दी डेवलप हो जाता है मेंटली कोई धीमे धीमे डेवलप होता है तो इसको कहते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता होती है कुछ बच्चों के अंदर विकास की तो किस प्रकार इसको प्रतिरोपित किया जा सकता है ये आपको यहाँ पर बताना है तो केवल अनुवांशिकी पर तो मतलब हेरिडिटी पर केवल तो गलत है इन्वायरमेंट पर केवल ये भी गलत है दोनों पर नहीं तो ये भी गलत है दोनों पर होना चाहिए मतलब यहाँ पर हेरिडिटी का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और साथ ही साथ इन्वायरमेंट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है तो यहाँ पर जो फोर्थ ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा तो ये हमारा एक बहुत सिंपल सा एक इम्पॉर्टेंट वीडियो था जो हम लोग ने
चाइल्ड पेडागोजी का देखा, जो कहीं न कहीं आपके सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, चाहे सीटेट का हो, चाहे यूपी टेट का हो, या कोई भी स्टेट टीईटी का एग्ज़ाम हो, या कोई भी टीचिंग से रिलेटेड आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक और नए सेशन के साथ फिर से मुलाकात करेंगे। टिल देन, थैंक यू वेरी मच। गुड बाय। जय हिंद।